हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजन IAS एकेडमी से भूगोल, जिसमें आज हम चट्टानें और खनिज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है चट्टान और खनिज। जिन भी एग्ज़ाम में GK आता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप MP PSC या फिर किसी PSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। चट्टानों के स्वभाव एवं बदलते रूप के कारण ही विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास, समय अनुसार इसके आकार एवं रूप में परिवर्तन, स्थान स्थान पर इसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यह कथन भौगोलिक अध्ययन में चट्टानों के महत्व को प्रदर्शित करता है। प्रकृति की बाहरी चट्टान को क्रस्ट, भूपरपट्टी या फिर पपड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि ठोस अवस्था में है। साधारण अर्थों में क्रस्ट के ठोस और प्रतिरोधी पदार्थ को चट्टान कहा जाता है, किंतु भूगोल और भूगर्भ शास्त्र में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। इसके अंतर्गत पपड़ी के कठोर अर्थात कोमल सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। अतः चट्टान के अंतर्गत न केवल कठोर पदार्थ जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, बल्कि कोमल और ढीले पदार्थ जैसे कि चौक, मिट्टी, रेत, नमक और कोयला आदि भी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट के प्रमुख संगठक तत्व। पृथ्वी के संपूर्ण क्रस्ट का लगभग 98% भाग 8 तत्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना हुआ है। यह तथा अन्य शेष टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थों से मिला है। तो मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये हमारे 98% पूरे क्रस्ट पे पाए जाते हैं। और उसके जो 2% है उसमें क्या पाए जाते हैं? टाइटेनियम पाया जाता है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन और निकेल जैसे अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। भार के अनुसार क्रस्ट का लगभग 75% भाग ऑक्सीजन और सिलिकॉन से निर्मित होता है। ये तत्व पृथ्वी पर जीव जंतु तथा वनस्पति के विकास हेतु अति आवश्यक होते हैं। ये देखिए हमारी पृथ्वी, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि है 47%, 47 या फिर 48% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद क्या आता है? सिलिकॉन आती है, जो कि 28% है। फिर एल्यूमिनियम 8%, फेरस जो कि है 5%, कैल्शियम 4%, सोडियम 3%, पोटेशियम 2% और मैग्नीशियम भी 2%। और अदर भी कितने हैं? 1 या 2% पाए जाते हैं। खनिज। खनिज एक ऐसे प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं जिनमें एक क्रमबद्ध आणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिज सामान्यतः धात्विक या फिर गैर धात्विक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धात्विक तत्व या खनिज की सतह सामान्य तौर पर चिकनी और चमकदार होती है, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, ये धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज की सतह धुंधली होती है, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित नहीं कर सकते। जिप्सम, क्वार्ट्स और अभ्रक यह अधात्विक खनिज होते हैं, इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। क्रस्ट में पाए जाने वाले पदार्थों का लगभग 99% भाग चट्टान और खनिजों से निर्मित होता है। कुछ चट्टानों में उपयोगी खनिज पाए जाते हैं जो हमें धातु या फिर रसायन प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रस्ट की चट्टान लगभग 2000 खनिजों से निर्मित हैं, किंतु इसमें केवल 6 खनिज जैसे कि फेस्फर, क्वार्ट्स, पायरोक्सिन, एम्फीवुल्स, अब्रक और ओलिवाइन की अधिकता ज़्यादा रहती है। तो इसमें 6 प्रकार के खनिज होते हैं। मतलब बिल्कुल एकदम से जो ऊपर की चट्टान होती है उसमें कितने 2000 तक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छे कौन है? बिल्कुल छठे छठे से हैं। तो 6 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से कौन सा आता है? फेल्सफर आता है, मतलब हम इनको फाइल में बना के रख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो क्वार्ट्जाइट, पायरेक्सिन, मतलब इनको पायरोक्सी भी लगा सकते हैं, है ना। एम्फीवुल्स, तो इसमें क्या है? एम्फीवुल्स हर कोई बोलता है यहाँ वहाँ, तो एम्फीवुल्स अफवाहें भी फैलती हैं उसकी। अभ्रक भ्रमिक भी हो सकते हैं, और ओलिवाइन तो वाइन की तरह भी हो जाएगा। कुछ ऐसा आप रिलेट मतलब याद कर सकते हो क्या क्या? फाइल्स फर
क्वार्टजाइट, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिवाइन की अधिकता ज़्यादा रहती है। ये चट्टानों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज हैं। खनिजों के भौतिक गुणधर्म। खनिजों के अलग अलग भौतिक गुणधर्म होते हैं जिसका प्रयोग खनिजों की सही पहचान करने में किया जाता है। कुछ खनिज गुणधर्म इस प्रकार हैं। पहले आता है क्रिस्टल संरचना। खनिजों के भीतर अणुओं की आंतरिक व्यवस्था को क्रिस्टल संरचना कहा जाता है। कठोरता। खनिजों की कठोरता मापने के लिए मोह स्केल का प्रयोग किया जाता है, मतलब वो कितना कठोर है, एक कण दूसरे से कितना मोह से बंधा है, तो मोह क्रिस्टल का या फिर मोह स्केल का उपयोग किया जाता है उसकी कठोरता को ज्ञात करने के लिए। इसके अंतर्गत कोमल टाल्क से कठोर हीरे तक की 10 श्रेणियों वाले कठोरता स्केल पर खनिजों की कठोरता को मापा जाता है। मतलब एक कोमल टाल्क से हम हीरे तक की कठोरता को ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग स्केल पर। चमक। प्रत्येक खनिज की अपनी एक चमक होती है। रंग। कुछ खनिजों का रंग उनकी परमाणविक संरचना से निर्धारित होता है। धारियाँ। किसी भी खनिज को पीसने के बाद प्राप्त पाउडर का रंग खनिज के रंग का या फिर उससे भिन्न रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और इसकी धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है और इसकी धारियाँ श्वेत होती हैं। तो इसकी धारियाँ कैसी होती हैं? श्वेत होती हैं फ्लोराइट की। और जबकि जो मेलाकाइट है वो कैसा पाया जाता है? हरा पाया जाता है और इसकी धारियाँ भी हरी ही होती हैं। विदलन। सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए अपने प्राकृतिक क्रिस्टलीय विदलन के अनुसार निश्चित दिशा में टुकड़े की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विदलन कहलाती है। मतलब कोई भी सतह है समतल सतह बनाने के लिए वह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बिल्कुल एकदम गले मिला हुआ है ना, तो विदलन के अनुसार ही उसके निश्चित दिशा में टुकड़े की प्रवृत्ति होती है। विभंजन। अपने प्राकृतिक क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार ना टूटकर अनियमित रूप से टूटते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विभंजन कहा जाता है। कोई भी वस्तु है जैसे कि कांच है, वो कैसा एकदम भंजक होता है, उसको थोड़ा सा टोकर लगती है तो टूट जाता है। तो विभंजक मतलब जो उसकी विदलन की तल है, आकृति है, उसके अनुसार ना टूटकर वह किसी अन्य विवन या फिर अन्य अनियमित रूप से टूट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विभंजन कहा जाता है। चट्टानों के प्रकार। चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है तथा इसमें खनिज घटकों की कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती। चट्टानों को उनके निर्माण पद्धति के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहले आती हैं आग्नेय चट्टानें, दूसरी हैं अवसादी या परतदार चट्टानें, तीसरी हैं रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें। हमने देखो धातु देखे थे, धातु के कौन कौन से गुण होते हैं हम एक बार और देख लेते हैं। पहले आती है क्रिस्टल की संरचना, मतलब वो कैसे उनकी अणु की आंतरिक व्यवस्था कैसे जुड़े हुए हैं वो। कठोरता मतलब कितना कठोर है, मोह स्केल से हम इसको ज्ञात करते हैं। कितना चमकदार है, उसकी जो सतह है वो कितनी चमकदार है। रंग कैसा है, उसकी धारियाँ, ऐसा ना हो कि वो मटेरियल कुछ और हो उसकी धारियाँ कुछ और हों, जैसे कि मेलाकाइट होता है वह हरा ही धारियाँ देता है और हरा ही होता है, लेकिन फ्लोराइट होता है वह कैसा होता है? बैंगनी होता है, लेकिन उसकी धारियाँ कैसी होती हैं? श्वेत होती हैं। विदलन मतलब एक समतल सतह बनाने के लिए जो उनके प्राकृतिक क्रिस्टल होते हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। विभंजन क्या होता है? इसमें प्राकृतिक क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार ना टूटकर अनियमित तरीके से टूट जाते हैं तो उन्हें विदलन कहा जाता है। चट्टानों के प्रकार 3 थे, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। पहले आता है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय से समझ में आ रहा है, थोड़ी सी आग आग जैसा है ना, आग्नेय, तो इसको क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति इग्नियस शब्द लैटिन शब्द के इग्निस से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से समृद्ध है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तत्व एवं तरल लावा के ठंडे होने से होता है। इन चट्टानों का निर्माण गर्म एवं द्रव पदार्थों के ठंडा होकर जमने के कारण हुआ है। इन चट्टानों में रवे भी होते हैं, इसलिए इन्हें रवेदार चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को भूपृष्ठ की प्राचीनतम चट्टानें माना जाता है, किंतु इनका निर्माण वर्तमान में भी हो रहा है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इन चट्टानों का निर्माण क्रस्ट पर सदैव होता रहता है। मतलब इनका क्या है? बहुत प्राचीन काल से हुआ है और अभी भी निरंतर होता रहा है, मतलब होता रहता है। इन चट्टानों के अपक्षय क्रिया
एवं रूपांतरण के कारण ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः आग्नेय चट्टानों को मौलिक या फिर प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। क्रस्ट का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना होता है। आग्नेय चट्टानों के मुख्य उदाहरण हैं ग्रेनाइट, साइनाइट, मोनोजाइट, डेलोराइट, रायोलाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, पोरफिरी, ऑब्सिडियन। ये सब क्या होते हैं? ये प्रकार हैं आग्नेय चट्टानों के। ये चट्टानें परतहीन, रंध्रहीन और सघन होती हैं। इस प्रकार की चट्टानों को कठोरता के कारण इनका अपरदन बहुत धीमी गति से होता है। कैसे होता है? इनका अपरदन बहुत धीमी धीमी गति से होता है। चलिए हम देखते हैं इनको फिर से, मतलब इनके उदाहरण देखते हैं। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 90% पाया जाता है। प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है क्योंकि ये इनके कारण ही अन्य चट्टानें बनी हैं और ये ही प्राथमिक चट्टानें थी। ये रवेदार होती हैं, इनमें सतह मतलब परतें नहीं पाई जाती। लावा या फिर मैग्मा के जमने से इनका निर्माण हुआ है और इनका प्राचीन काल से ही निर्माण हो चुका था और वर्तमान में चल रहा है और होता रहता है। मौलिक चट्टानें हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला आता है बिल्कुल तो लावा कैसा होता है? बिल्कुल एकदम काला सा होता है ना, तो ग्रे होता है, तो ग्रेनाइट। साइनाइट शाइन भी करता है। लावा कैसे शाइन करता है ना, तो साइनाइट। मोनोजाइट, मोनोजाइट मोना लोहा आपने सुना है, ज्वालामुखी है ना, तो मोनोजाइट। डेलोराइट, कुछ उसमें डाल के देखो सब क्या हो जाएगा, रायो, राई बन जाएगी, रायो रायो राई हो जाएगा और गया गया और बेकार हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा, पूरा फिर जाएगा। तो डोलोराइट, डोलेराइट, रायोलाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट और पोरफिरी और ऑब्सिडीन, ये सब क्या होते हैं? ये सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति प्रक्रिया कणों के आकार, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति को कैसे? उनकी प्रक्रिया, कण के आकार, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अंतःनिर्मित और बाह्य निर्मित। अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टानें जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होकर धरातल के ऊपर ना पहुंचकर धरातल के भीतर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इन्हें अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के शीतल होने की दर मंद होती है, इसलिए खनिज के कण पर्याप्त और बड़े होते हैं। ग्रेनाइट और डोलेराइट अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। क्या क्या? ग्रेनाइट और डोलेराइट, मतलब लावा बाहर निकल रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही जम गया और इसकी जो शीतलन की गति होती है वो धीमी धीमी होती है, इसलिए इसके कण कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें जब तरल या तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार निर्मित चट्टानों को बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। चूंकि बाहर आने के बाद लावा शीघ्र जम जाता है, अतः रवे की बनावट काफी बारीक होती है। बेसाल्ट इस प्रकार की चट्टानों का ही मुख्य उदाहरण होती हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहली आती है अम्लीय आग्नेय चट्टानें और दूसरी आती हैं क्षारीय आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है। क्षारीय आग्नेय चट्टानों में जो 65 से कम होती है सिलिका की मात्रा, मतलब दोनों में सिलिका पाया जाता है, लेकिन जो अम्लीय होता है इसमें क्या होता है? 65 से ज़्यादा पाया जाता है और क्षारीय में क्या होता है? 65% से कम होता है सिलिका। इसका रंग, जो अम्लीय होती हैं इनका रंग हल्का पीला होता है एवं ये अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। इनका घनत्व भी कम होता है। क्षारीय आग्नेय चट्टानें, इनका रंग गहरा होता है और ये भारी होती हैं, इनका घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। अम्लीय चट्टानें, इनसे सिलिका प्रधान चट्टानें भी कहा जाता है। इनमें क्वार्ट्ज और फेल्सफर खनिज की मात्रा अधिक और फेरो मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। और जो क्षारीय आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें फेरो मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसलिए इनको फेरो मैग्नीशियम प्रधान चट्टानें भी कहा जाता है। इसमें फेल्सफर की कमी होती है। ग्रेनाइट, रायोलाइट इस प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं, मतलब जो अम्लीय चट्टानें होती हैं उनमें ग्रेनाइट, रायोलाइट पाया जाता है और जो क्षारीय चट्टानें होती हैं इनमें ग्रेवो और बेसाल्ट इस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ग्रेवो और बेसाल्ट किन में पाया जाता है?
जो हमारी क्षारीय चट्टानें होती हैं उनमें। हम इनको फिर से देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों को कितने दो भागों में बांटा जाता है, कैसे? बनावट के आधार पर। पहली होती है आंतरिक निर्मित और दूसरी होती है बाह्य निर्मित। आंतरिक निर्मित है मतलब जो लावा है वह धरातल के बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही जम गया, तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट, डोलोराइट ये आ जाते हैं और इनके जो रवे होते हैं वो अंदर होने के कारण इन्हें शीतलन कम होता है और इसलिए इनके जो खनिज के कण होते हैं वह बड़े बड़े होते हैं। बाह्य निर्मित में क्या होता है? लावा जब चट्टान के बाहर निकलकर जम जाता है तो उसे बाह्य निर्मित चट्टान कहा जाता है। क्योंकि बाहर आने के बाद लावा शीघ्र ही ठंडा हो जाता है, इसलिए इनकी जो रवों की बनावट होती है वह काफ़ी बारीक होती है। इनकी रासायनिक संरचना के आधार पर यह अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। अम्लीय है मतलब इसमें 65% से कम सिलिका है, मतलब अधिक सिलिका है। और क्षारीय में क्या होता है? सिलिका की मात्रा कम होती है 65 से। क्षारीयों का रंग पीला होता है और यह उसका घनत्व भी अपेक्षाकृत कम होता है। और जो क्षारीय होती हैं यह गहरे रंग की होती हैं और यह भारी होती हैं और अपेक्षाकृत ज़्यादा घनत्व होता है। अम्लीय चट्टानों में सिलिका प्रधान चट्टान होती है, इसलिए इसको सिलिका प्रधान चट्टान कहा जाता है। इसमें क्वार्ट्ज और फेल्सफर खनिज की मात्रा अधिक होती है। फेरोमैग्नीशियम नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है। और जो क्षारीय चट्टानें होती हैं इनमें फेरोमैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इनको फेरोमैग्नीशियम प्रधान चट्टानें कहा जाता है। फेल्सफर की कमी होती है। ग्रेनाइट और रायोलाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं वह क्षारीय में अम्लीय में पाई जाती हैं और क्षारीय में ग्रेवो और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषता। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं तथा इसमें जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों और संधियों के सहारे प्रविष्ट हो पाता है, इसलिए इन पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम होता है। इनका अपक्षय मुख्यतः यांत्रिक या फिर भौतिक विधियों के द्वारा होता है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं, कठिनाई से इनके जॉइंट होते हैं, संधि होते हैं, इनके सहारे पानी प्रविष्ट कर पाता है, इसलिए इनको यदि काटना है या फिर अपक्षय करना है तो कैसे होगा? भौतिक या फिर यांत्रिक रूप से होता है। सामान्यतः आग्नेय चट्टानें रवेदार दानेदार होती हैं। रवों का आकार मैग्मा के ठंडे होने की गति और स्थान पर निर्भर करता है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती तथा ये जीवाश्म रहित होती हैं। अधिकांश आग्नेय चट्टानें सिलिकेट खनिज से मिलकर बनी होती हैं। इनमें लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि जैसे बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। इनका वितरण मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्र पर होता है। आग्नेय चट्टानों का आर्थिक महत्व। आग्नेय चट्टानों के आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है। ये चट्टानें खनिजों का भंडार होती हैं तथा धात्विक खनिजों के अधिकांश भाग आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इनके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, टिन आदि पाए जाते हैं। सोना, हीरा, प्लेटिनम जैसे दुर्लभ खनिज भी इन चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में लोहा और मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिज अधिक होते हैं। इनमें कुछ मात्रा में अभ्रक भी रहता है। विशाल भारतीय प्रायद्वीप की पुरानी चट्टानों में इन रवेदार खनिजों और धातुओं की बहुलता होती है। बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट चट्टानों का उपयोग भवन और सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप काली मृदा का निर्माण होता है और यह मृदा कपास एवं कुछ अन्य फसलों की कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है अपशादी या फिर परतदार चट्टानें। अंग्रेजी शब्द सेडिमेंट की उत्पत्ति लैटिन शब्द के सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की धरातल की चट्टानें वर्षा, वायु, हिम, जल, वनस्पति तथा जीवों द्वारा लगातार विभिन्न आकार के टुकड़ों में अपक्षयित होती रही हैं। चट्टानों के ऐसे विघटित पदार्थों का बहिर्जात कारकों जैसे पवन, हिमानी, बहते हुए जल द्वारा परिवहन या निक्षेप होता है। ये निक्षेपित पदार्थ अपसात कहलाते हैं। सघनता के कारण ये निक्षेपित एवं संचित पदार्थ चट्टानों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है, लिथिफिकेशन कहा जाता है। शिलीभवन के परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें स्तरों के रूप में पाई जाती हैं तथा कई प्रकार के असंगठित छोटे बड़े कणों से निर्मित होने के कारण अधिकांशतः सरंधी या पोरस होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं तथा कोमल होने के कारण इसमें अपक्षय और अपरदन सफलतापूर्वक होता रहता है।
चूंकि अवसाद का जमाव सामान्यतः क्षैतिज परतों के रूप में होता है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान के रूप से जाना जाता है। ढीले पदार्थ कठोर सघन होकर सैल और बलुआ पत्थर जैसी चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन चट्टानों के अधिक भार के कारण उत्पन्न दाब तथा संयोजक तत्वों के कारण चट्टानों के संगठित होने से होता है। अवसादी चट्टानों के उदाहरण के रूप में बलुआ पत्थर, कैंगोमेलेट, चीका मिट्टी, सिल्ट, चूना पत्थर, रॉक सॉल्ट, लोअस, ट्रेवर्टाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, खाड़िया मिट्टी, पीट, लिग्नाइट, कोयला आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इन चट्टानों पर अंतर्जात बल, तनाव, संपीड़न का प्रभाव अधिक पड़ने से सफलतापूर्वक बलन पड़ जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से जल, हिम, पवन जैसे अपरदन के साधनों द्वारा होता है। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, किंतु इनका आयतन क्रस्ट के संपूर्ण आयतन का लगभग 5% ही है। पृथ्वी के धरातल या सतह मंडल का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, किंतु इनका आयतन क्रस्ट के संपूर्ण आयतन का लगभग 5% ही है। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया जाता है। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें और जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें। यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें जैसे कि बलुआ पत्थर, कैंगोमेरेट, सैल, लोअस, चीका मिट्टी, ये सब यांत्रिक रूप से निर्मित हैं। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें जिप्सम, सॉल्ट रॉक, चूना पत्थर, हैलाइट और पोटाश आदि ये रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें कोयला, चूना पत्थर, गीजराइट और खड़िया मिट्टी, ये सब क्या होती हैं? हमारी जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। ये आग्नेय चट्टानों की तुलना में मुलायम होती हैं। अवसादी चट्टानें विभिन्न आकार आकृति के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानों में रवे अनुपस्थित होते हैं। इनमें चट्टानें परतें एक के ऊपर एक क्षैतिज रूप से व्यवस्थित पाई जाती हैं। अधिकांशतः अवसादी चट्टानें जल के अंदर निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानों में विभिन्न प्रकार की दरारें, लहरें और तरंगों के निशान पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में परतों के मध्य जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें अधिकतर भेद एवं प्रवेश होती हैं। इनमें संध्या एवं जोड़ पाए जाते हैं। सभी अवसादी निक्षेपों में कोयला, पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व। अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व इस प्रकार है। अवसादी चट्टानों में आर्थिक महत्व वाले खनिज कम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लौह अयस्क, फॉस्फेट, इमारती पत्थर, कोयला, सीमेंट जैसे कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अवसादी चट्टानें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का भंडार होती हैं। भारत के उप हिमालयी क्षेत्र, गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र और कच्छ के रण खंबात की खाड़ी अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम के भंडार हैं। पेट्रोलियम का निर्माण आप्रवेश चट्टानें संस्तरों के बीच छोटे छोटे से समुद्री जीवों के क्षय द्वारा हुआ है। इनके विपरीत कोयले का निर्माण मृत पेड़ पौधों के अवशेष से हुआ है। बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी में किले का जो लाल बलुआ पत्थर है उसका प्रयोग भी अवसादी चट्टानों से हुआ है। वर्तमान में अधिकांश उद्योग अवसादी चट्टानों के उत्पादों पर ही निर्भर हैं। सिंधु गंगा नदी की घाटियां अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। यहाँ पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। कायंत्रित अर्थात रूपांतरित चट्टानें। अंग्रेजी का मेटामॉर्फिक शब्द ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट या ऊपरी दबाव, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रकृति के फलस्वरूप होता है। दाब एवं ताप में निर्मित चट्टानों के मूल लक्षण जैसे उनके रंग, कठोरता, बनावट, खनिज संरचना को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तित चट्टानों को कायंत्रित चट्टानें कहा जाता है। कायंत्रण की प्रक्रिया
अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों से हो सकती है। कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति और निर्माण की मुख्य विशेषता यह है कि इस दौरान आंतरिक एवं बाह्य बलों के प्रभाव से होता है। चट्टानों का संगठन तथा रूप में परिवर्तन हो जाता है, परंतु चट्टानों में किसी प्रकार का विघटन या फिर वियोजन नहीं होता। कायांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के कण का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और मूल चट्टानों के रवे एवं परतें पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं। कायांतरण की प्रक्रिया में चट्टानों के कुछ कण या खनिज सतहों और रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित चट्टानों में खनिज एवं कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या फिर लेखांकन कहा जाता है। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली या मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के और गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कायांतरित चट्टानों में ऐसी संरचना को बेंडिंग कहा जाता है। बेंडिंग देखो, जो इनमें खनिज की जो रेखाएं के रूप में व्यवस्थित हो रहे थे ना, खनिज और कण, तो वो एक रेखा बना लेते हैं। कण और जो खनिज होते हैं उनकी व्यवस्थित रेखा को क्या कहा जाता है? रेखांकन या फिर पत्रण कहा जाता है। लेकिन कभी कभी खनिज और जो विभिन्न समूह होते हैं वह कण पतली या मोटी सतह बना लेते हैं और गहरे और हल्के रंग के दिखाई देने लगते हैं। इन संरचना को क्या कहा जाता है? बेंडिंग कहा जाता है। बेंडिंग। कायांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। रूपांतरण की प्रक्रिया के आधार पर ये तापीय एवं गतीय प्रकार की हो सकती हैं। तापीय कायांतरण के कारण, संपर्क कायांतरण के कारण, प्रादेशिक कायांतरण के कारण और गतिक कायांतरण के कारण। तो इसमें कायांतरण कैसा होता है? 3 प्रकार से, मतलब 2 प्रकार से होता है। एक होता है तापीय और एक होता है गतिक। तापीय कायांतरण के अंतर्गत चट्टानों के पदार्थों में रासायनिक पदार्थ एवं पुनः क्रिस्टलीय हो जाते हैं। पृष्ठ के अंदर उच्च ताप के संपर्क में आने से मूल चट्टान परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि चूना पत्थर का संगमरमर में, बलुआ पत्थर का क्वार्ट्जाइट में, सेल का स्लेट में और कोयले का ग्रेफाइट में कायांतरण हो जाता है। तापीय कायांतरण 2 प्रकार से होता है, एक संपर्क कायांतरण और एक होता है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण में चट्टानें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में चट्टानों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, ऊपर से पहले से लावा जमा हुआ है आग्नेय चट्टानों का, नीचे से और लावा निकल रहा है, गरम गरम उबलता हुआ मैग्मा निकल रहा है, उसके संपर्क में आएंगी तो उनका फिर से क्या हो जाएगा? पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। तो इसे संपर्क कायांतरण कहा जाता है। अब आते हैं प्रादेशिक कायांतरण में विवर्तनिक दबाव से उत्पन्न उच्च ताप और दाब के कारण चट्टानें विकृत हो जाती है। इसमें क्या होता है? विवर्तन दबाव के कारण, उच्च ताप और दाब के कारण चट्टानों में क्या हो जाती है? विकृत हो जाती हैं और उनमें पुनः क्रिस्टलन हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रादेशिक कायांतरण कहा जाता है। गतिक कायांतरण के अंतर्गत बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों में चट्टानों के टूटने एवं पिसने के कारण मूल चट्टानों के पदार्थों का पुनः संगठन होता है। क्रिस्टल के नीचे अत्यधिक गहराई में दबाव में वृद्धि होने से मूल चट्टानों में भौतिक परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट का नीस में बदलना और सेल का सिस्ट में परिवर्तित होना। गतिक कायांतरण में क्या होता है? इसमें विशेष रासायनिक पदार्थों में चट्टानों के टूटने या पीसने के कारण इनका पुनः संगठन हो जाता है। इसमें क्या होता है? क्रिस्ट के नीचे अत्यधिक गहराई पर दाब में वृद्धि होने के कारण इनके भौतिक परिवर्तन हो जाता है इन चट्टानों में, जैसे ग्रेनाइट का नीस परिवर्तन हो जाना, सेल से सिस्ट बन जाना। ये सब आते हैं गतिक कायांतरण में। कायांतरित चट्टानों की विशेषता। इनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ये आमतौर पर कठोर होती हैं, इनका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है। कायांतरित चट्टानों में बेंडिंग हो सकती है। इन चट्टानों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता। कायांतरित चट्टानों में जीवाश्मों का प्रायः अभाव होता है। इनमें परतों का भी अभाव पाया जाता है। मुख्य कायांतरित चट्टानें एवं उनकी मौलिक स्वरूप। मूल चट्टान में, मतलब आग्नेय चट्टानों में क्या है? चूना पत्थर, फिर अवसादी चट्टान बनी, पत्थर है चूना, फिर कायांतरित क्या हो गया? संगमरमर हो गया। फिर आता है डोलोमाइट, ये एक अवसादी चट्टान है और फिर डोलोमाइट किस में चेंज हो गया? संगमरमर में। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, क्वार्ट्जाइट। सेल अवसादी चट्टान है और यह स्लेट में चेंज हो जाती है। स्लेट कायांतरित चट्टान है और ये क्या है? फाइलाइट या सिस्ट में चेंज हो जाती है। कोयला
अवसादी चट्टान है, इससे ग्रेफाइट या फिर डायमंड बन जाएगा। ग्रेफाइट आग्नेय चट्टान है जो कि क्या बन जाती है, नीस बन जाती है। कायांतरित चट्टानों का आर्थिक महत्व। भवन निर्माण की सामग्री। भवन निर्माण में नीस, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, संगमरमर आदि का उपयोग किया जाता है। भारत में संगमरमर राजस्थान के अलवर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर जिले में पाया जाता है। स्लेट रेवाड़ी हरियाणा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। स्लेट की मोटी चादर का उपयोग बिलियर्ड टेबल बनाने में किया जाता है। औद्योगिक उपयोग। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। इसका गलनांक बिंदु अत्यधिक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए कारखाने में धातु को गलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पात्र ग्रेफाइट के बने होते हैं। ग्रेफाइट नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह के लिए भी अनिवार्य खनिज है। क्वार्ट्जाइट एक कठोर चट्टान है जिसका प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। भारत में क्वार्ट्जाइट राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में और दिल्ली के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में स्टेटाइट का उपयोग टाल्कम पाउडर एवं अन्य तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए किया जाता है। अभ्रक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है जिसका प्रयोग कुचालक एवं अग्नि प्रशामक के रूप में किया जाता है। गार्नेट एक मूल्यवान पत्थर है जिसका प्रयोग हम अपघर्षक बनाने के लिए करते हैं। चट्टानी या फिर सेल चक्र। चट्टानें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती बल्कि उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अलग अलग दशाओं में इस प्रकार की चट्टानों का दूसरे प्रकार की चट्टानों में परिवर्तित होना सेल चक्र के रूप में जाना जाता है। सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेल परिवर्तित होकर नवीन सेल रूप ले लेती है। इस चक्र के दौरान स्थलमंडल के पदार्थों में भौतिक परिवर्तन, खनिजों की संरचना में निरंतर परिवर्तन और निर्माण होता रहता है। सेल चक्र के दो दशाओं में होना आवश्यक होता है। पहला होता है सतह पर दबाव एवं तापमान का कम होना एवं आंतरिक भागों में ताप एवं दबाव का उच्च होना। दोनों प्रकार होंगे तभी मतलब जो सेल चक्र है वह हो पाता है। आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक चट्टानें होती हैं, अतः अन्य अवसादी कायांतरित चट्टानें इन प्राथमिक चट्टानों से ही निर्मित होती हैं। अपक्षय और अपरदन के कारकों की क्रियाशील होने से आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं तथा अपक्षयित होकर टूट जाती हैं। तत्पश्चात यह बेसिन या गड्ढों में संग्रहित होकर संगठित एवं संयोजित अवसादी चट्टानों में रूपांतरित हो जाती हैं। समय के साथ सेल आग्नेय चट्टानें एवं नवनिर्मित अवसादी चट्टानें उच्च ताप दाब के कारण कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती हैं। पृथ्वी की सतह पर अवसादी चट्टानों का बनना इनका कायांतरित चट्टानों में रूपांतरण क्रस्ट पर ही होता है। अवसादी आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें प्रवर्तन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग में जमकर पुनः पिघलकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण कर सकती हैं। जैसे कि ये हमारा मैग्मा है, ये किस में चेंज हो गया है, क्रिस्टलाइजेशन हो गया है ना इसका, तो ये क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक। मतलब इग्नियस रॉक क्या होती है हमारी आग्नेय चट्टानें। तो ये किस में चेंज हो जाती हैं, पहले मैग्मा है, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, इसमें आग्नेय चट्टानें बन गया। फिर आग्नेय चट्टानों में क्या होगा, तीन प्रकार से होंगी, या फिर से मेल्ट होकर मैग्मा बन जाएंगी, लावा बन जाएंगी, या फिर यह सेडिमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, इरोजन हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएंगे, फिर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर अवसादी चट्टानें बन जाएंगी। यदि ये नहीं होगा तो इनमें हीट और प्रेशर के कारण ये सीधे किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो सकती हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें हैं उनमें तीन कंडीशन हो सकती है, या फिर वो फिर से मेल्ट हो जाएंगी हीट और प्रेशर के कारण, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगी, या फिर सेडिमेंट में होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जब सेडिमेंट्री रॉक बन गई तो इनमें फिर से इरोजन होगा, फिर से सेडिमेंट बन जाएंगे और फिर से सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेंगे, या फिर हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक बन जाएंगी, या फिर ये फिर से मेल्ट होकर लावा बन जाएंगी। और मेटामॉर्फिक या फिर जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनमें क्या होगा, वो भी इरोजन हो सकता है और एक जगह पर सेडिमेंट बन सकते हैं। फिर सेडिमेंट से क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक से फिर वही साइकिल चलती रहती है। मतलब ये चट्टानें
रूपांतरित होती रहती हैं निरंतर, और इसको क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल या फिर सेल चक्र कहा जाता है। सेल चक्र की ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली ऊष्मा, जो कि ठोस चट्टानों को भी पिघलाने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा ठोस चट्टानों में परिवर्तन भी ला सकती है। दूसरा स्रोत सौर ऊर्जा, जिसके प्रभाव से धरातलीय चट्टानें टूटती हैं और महीन कणों वाले मलबे के रूप में परिवर्तित होकर बिखर जाती हैं। इससे मलबे से अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। तो मतलब कितने स्रोत होते हैं इनको ऊर्जा के, ऊष्मा के, तो दो होते हैं। एक होती है आंतरिक ऊष्मा और एक होती है बाह्य ऊष्मा। आंतरिक मतलब पृथ्वी से गर्म हो रही हैं, चट्टानें पिघल जाएंगी और रूपांतरित हो जाएंगी। ऊपर से क्या होगा, उनमें इरोजन होगा और वहाँ ऊपर से चेंज हो जाएंगी। पर्वत निर्माण के दौरान अत्यधिक दबाव के कारण भी अवसादी चट्टानें आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में बदलाव कर सकती हैं। इसी तरह से आग्नेय कायांतरित चट्टानें भी अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए अवसाद प्रदान कर सकती हैं। इस सेल चक्र में पृथ्वी के पदार्थों का क्षय नहीं होता। सेल चक्र पृथ्वी की ठोस अवस्था प्राप्त करने के पश्चात से सक्रिय हैं। पृथ्वी के इस करोड़ वर्ष के इतिहास में क्रस्ट में खनिज पदार्थ इस सेल चक्र से गुजरते रहे हैं। इस सेल चक्रीय व्यवस्था में पृथ्वी की आयु और भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। यही कारण है कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास के पन्ने होते हैं। इसके साथ हमारी चट्टानें कंप्लीट होती हैं गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, या आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ गाइस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पाती। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो कंटिन्यू चाहिए हैं और जो भी सब्जेक्ट आप बोलेंगे, जिस भी बुक को आप बोलेंगे, मैं उस बुक की वीडियो लाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।